नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, एफएसएल टीम जांच में जुटी। सीएम मान ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मोहाली ब्लास्ट पर शुरू हुई राजनीति, सिरसा बोले बग्गा का पीछा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। दक्षिण कोरिया यू सुक योन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने का किया आह्वान। भाजपा में जयपुर बैठक से पहले संगठन में करेगी बदलाव, रिक्त पदों के लिए कई नामों की चर्चा। हेमंत बिस्वा सरकार का आज 1 साल पूरा हुआ, अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि इंटेलिजेंस विंग की दूसरी मंजिल पर यह हमला हुआ है। इसके फ्रंट साइड में हमला बताया जा रहा है, जिससे दफ्तर के कांच तक टूट गए। मोहाली एसपी रविंदर पाल सिंह ने बताया कि मामूली धमाका है, हमला इमारत के बाहर से हुआ है। इसे रॉकेट जैसी चीज से हमला किया गया है। कोई हताहत या नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने हमले में फिलहाल आतंकी एंगल से इनकार किया है। हालांकि एसपी से यह पूछे जाने पर कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, तो मोहाली के एसपी रविंदर पाल सिंह ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इसकी जांच कर रहे हैं। और इससे पहले मोहाली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोहाली के सेक्टर 77 में एस नगर में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में सोमवार शाम करीब 7:45 पर एक मामूली विस्फोट की सूचना मिली। किसी नुकसान की सूचना नहीं है। वरिष्ठ मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया है। आशंका है कि पंजाब इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से सुरक्षा इंतजामों की सवाल उन पर फिर से खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने सारे क्षेत्र को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस हमले के बाद ट्वीट कर कहा कि मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हाल में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोहाली में खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर जो है वो अचंभित हूं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे पुलिस बल पर यह कायराना हमला बेहद चिंताजनक है और मैं सीएम से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच हो ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के घटकरे में खड़ा किया जा सके। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन की सोमवार को विदाई हो गई। अब यू सुक योल यहां के नए राष्ट्रपति होंगे। सोमवार को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी के 60 वर्षीय यू ने चुनाव में 48.6% वोट पाकर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे मियुंग को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी को 47.8% वोट मिले। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही यू सुक योल ने उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त करने का आह्वान भी किया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन ने अपने विदाई भाषण में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बहाली और परमाणु विसैन्यीकरण के प्रयास जारी रहेंगे। अब अगले 5 वर्षों के लिए एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी नए राष्ट्रपति यू की है। यू ने नेशनल असेंबली में कहा था कि वह सरकारी परियोजनाओं के बजाय निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन सहित बाजार के नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि उनकी योजनाएं कंपनी के लिए जो है लभीताशाही में कटौती और आभासी संपत्ति योग को नियंत्रित करने में सहायक होगी। इस महीने के तीसरे हफ्ते में जयपुर में हो रही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले भाजपा केंद्रीय संगठन में बदलाव करेगी। संगठन में खाली पद भरे जाएंगे, वहीं सीमित संख्या में विभिन्न पदों में बदलाव भी किए जाएंगे और इसके लिए शीर्ष स्तर पर मंथन जारी कर दिया गया है। इसी हफ्ते बदलाव पर घोषणा किए जाने की भी संभावना है। इस समय पार्टी संसदीय बोर्ड में 4 पद रिक्त है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार के निधन और थावर
चंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद उनकी जगह अब तक नई नियुक्तियां नहीं हुई है। इसी प्रकार महासचिव और संयुक्त संगठन महासचिव के 3 पद लंबे समय से रिक्त है। मिशन 2024 को धार देने के लिए इन पदों को जल्द से जल्द भरने पर सहमति बनी है। संसदीय बोर्ड के रिक्त पदों के लिए कई नामों की भी चर्चा है। बतौर महिला सदस्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महासचिव कोटे से अरुण सिंह या कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा है। अनुसूचित जाति वर्ग से दुष्यंत गौतम और सीटी रवि का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्य के नेता पीयूष गोयल को भी जगह मिलने की चर्चा है। बदलाव के क्रम में 1.5 दर्जन नए चेहरों को केंद्रीय संगठन में जगह मिलने की पूरी संभावना है। इसमें हालिया विधानसभा चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को केंद्रीय टीम में शामिल करने की भी योजना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर है। असम की सत्ता में हेमंत बिस्वा के नेतृत्व वाली सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया। शाह अपने इस दौरे के दौरान हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले समारोह में भाग लेंगे। अमित शाह मंगलवार गुवाहाटी के खानापारा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री गुवाहाटी में पिछले 25 वर्षों में अपनी सेवा के लिए असम पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से भी सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति कलर अवार्ड भारत की किसी भी पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। राज्य में लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति कलर अवार्ड अर्जित करने वाला देश का 10वां राज्य है। गृह मंत्री असम पुलिस की परेड का निरीक्षण भी करेंगे और असम पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों व जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। इसके बाद शाह मंगलवार शाम को नई दिल्ली वापस लौट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में एक जनसभा में कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि अगर असम में सरकार बनी तो यहां से आतंक को खत्म कर लिया जाएगा। महज 7 वर्ष में भाजपा ने अपना वादा पूरा किया है। बोडोलैंड के तामुलपुर जिले में एक रैली में उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले बोडोलैंड में रक्तपात की राजनीति हो रही थी, सैकड़ों युवकों की जान जा रही थी, लेकिन अब हजारों युवाओं ने हथियार छोड़कर भाजपा सरकार पर भरोसा दिखाते हुए मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, एफएसएल टीम जांच में जुटी। सीएम मान ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मोहाली ब्लास्ट पर शुरू हुई राजनीति, सिरसा बोले बग्गा का पीछा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। दक्षिण कोरिया यू सुक योन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने का किया आह्वान। भाजपा में जयपुर बैठक से पहले संगठन में करेगी बदलाव, रिक्त पदों के लिए कई नामों की चर्चा। हेमंत बिस्वा सरकार का आज 1 साल पूरा हुआ, अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एलन मस्क ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। शायद ही कोई दिन जा रहा है जब उनके ट्वीट चर्चा का विषय ना बन रहे हो। अब उनके ट्वीट करने से ताज नगरी आगरा चर्चा में आ गई है। उन्होंने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी पुरानी भारत यात्रा के बारे में लिखा। पोस्ट के वायरल होने के बाद एलन के निकट भविष्य में भारत आने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। हिस्ट्री डिफाइंडर नाम के यूजर ने आगरा के लाल किले का एक स्तंभ का चित्र ट्विटर पर साझा किया और लिखा कि आगरा में लाल किले का अद्भुत अग्रभाग। और इसके बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया कि आश्चर्यजनक है कि मैंने 2007 में दौरा किया और ताजमहल भी देखा, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है। इससे साफ पता चलता है कि एलन मस्क को भारतीय वास्तुकला के प्रति अपना लगाव और इतिहास में दिलचस्पी है। वहीं इस ट्वीट के बाद यूजर्स मान रहे हैं कि एलन जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। एक यूजर्स ने लिखा कि किसी भी निकट भविष्य में फिर से भारत आने की योजना, आइए एलन मस्क की यात्रा के लिए कार्यक्रम बनाएं। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने उमाशंकर ने दोस्ताना मजाक में कहा कि अब कृपया इसे खरीदने के बारे में ना सोचें। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ केदार पूनावाला ने मस्क को टेस्ला कारों के उच्च गुणवत्ता बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए भारत में निवेश करने की सलाह दी थी।
ईडी ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को सम्मन भेजकर मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। रांची में ईडी उनसे मनरेगा फंड में कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ भी करेगी। ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को रांची में संघीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में मामले की जाँच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। यहाँ उनका बयान धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने 6 महीने को झारखंड और कुछ अन्य स्थानों पर पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और अन्य सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी और इस दौरान उन सब ने पूछताछ भी उनसे की गई थी। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उस मामले में की है जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। सिन्हा पर भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें कथित तौर पर सरकारी रुपयों को अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 1 अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए निवेश किया गया था। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि अपने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के खिलाफ स्कूल से बर्खास्तगी सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई टीसी और आचरण प्रमाण पत्र में दिखाई देगी। साथ ही कहा गया कि छात्रों को स्कूल परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल में छात्रों के गलत व्यवहार पर विधानसभा भवन में मुद्दा उठाया गया था और इसकी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि जो छात्र अपने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिनका टीचर पर मानसिक और शारीरिक असर होता है, ऐसा करने पर छात्रों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी बर्खास्तगी का कारण टीसी में लिखा जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में तमिलनाडु के तिरुपुत्तूर जिले के एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र से वनस्पति विज्ञान के शिक्षक कुछ पूछते हैं और इस पर छात्र टीचर को गोली और धमकी देता है। और साथ ही मंत्री ने कहा कि विद्यालयों को शैक्षणिक गतिविधियों के अनुकूल बनाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक मामला सुर्खियों में आया है। यहाँ मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के एक रिश्तेदार पर निर्माण कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम जगन रेड्डी रिश्तेदार वाईएस कोंडा रेड्डी को एक निर्माण कंपनी को कथित तौर पर धमकी देने और इलाके में कुछ सड़क निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए पैसे की मांग करने के आरोप में सोमवार को कडप्पा जिले से गिरफ्तार किया गया है। निर्माण कंपनी कर्नाटक में एक शक्तिशाली भाजपा नेता की है और उनकी कंपनी मुख्यमंत्री के पुलिवेदुला निर्वाचन क्षेत्र में कडप्पा जिले में वेमपल्ली रायचोटी सड़क के विकास के काम में लगी है। इसी के शिकायत के साथ में जब सीएम पहुंचे तो उन्होंने कथित तौर पर कडप्पा पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और फिर चक्रियोपेट पुलिस ने कोंडा रेड्डी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध सामान से भरा एक बैग मिला है। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद पता चला कि उस बैग में जिलेटिन की 54 छड़ों में एक डेटोनेटर है। वहीं आसपास के इलाके की भी गहन जांच की जा रही है। एक पुलिसकर्मी ने शाम करीब 7:30 बजे मुख्य गेट के बाहर यातायात पुलिस बूथ के पास लावारिस बैग पड़ा देखा। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी ने बैग की जाँच की तो उसमें जिलेटिन की छड़ का एक पैकेट मिला। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद जो है दस्ते और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर जांच भी शुरू कर दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, एफएसएल टीम जांच में जुटी। सीएम मान ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मोहाली ब्लास्ट पर शुरू हुई राजनीति, सिरसा बोले बग्गा का पीछा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। दक्षिण कोरिया यू सुक योन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने का किया आह्वान। भाजपा में जयपुर बैठक से पहले संगठन में करेगी बदलाव, रिक्त पदों के लिए कई नामों की चर्चा।
हेमंत बिस्वा सरकार का आज 1 साल पूरा हुआ। अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बीते वर्ष कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद पोस्ट कोविड से जुड़े मामले गंभीर होने की आशंका है। वैज्ञानिक तौर पर इसे साबित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक चिकित्सीय अध्ययन भी शुरू किया है। इसके तहत 1300 से भी अधिक लोगों को अध्ययन में शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अध्ययन को क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पर पंजीयन भी मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि साल 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी सामने आई तो उस दौरान एम्स सहित कुछ संस्थानों ने पोस्ट कोविड मामलों को लेकर चिकित्सीय अध्ययन किया था, जबकि पहली से ज्यादा घातक लहर दूसरी बार आई जब डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में भर्ती दर और मृत्यु दर कई गुना बढ़ी। इस दौरान जो लोग कोरोना से ठीक भी हुए उनमें से कई लंबे समय तक वायरस का प्रभाव झेल रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टर एम सिंह ने बताया कि इन्हीं लोगों के बारे में जानने और डेल्टा वेरिएंट का पोस्ट कोविड से जुड़ा पता करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। पंजीयन के लिए भेजे आवेदन में बताया गया है कि अभी तक दूसरी लहर के बाद पोस्ट कोविड को लेकर देश में किसी भी चिकित्सीय अध्ययन के सामने आने की जानकारी नहीं मिली है। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्ट कोविड को लेकर चिकित्सा के पास साक्ष्य बेहद कम है। कई लोग संक्रमण से ठीक होने के बाद सिर दर्द, छाती में भारीपन, कमजोरी, थकान, नींद न आना जैसी शिकायतें कर रहे हैं। वहीं कई लोग पैरों में दर्द, हथेली में खिंचाव, टीबी, मलेरिया, गले से संबंधित दर्द की भी शिकायत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग जनगणना के लिए बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वह पदयात्रा शुरू करेंगे। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि राजद के प्रयासों से ही बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा जातिगत जनगणना के समर्थन में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया है। तेजस्वी उन मामलों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए कराए जाने वाले राज्य आधारित सर्वेक्षण में देरी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहरा। राजद नेता ने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास सड़कों पर उतरने और बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। तेजस्वी ने कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि राजद और लालू जी की पहल पर विधानसभा और विधान परिषद में 2 बार प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जाति जनगणना की मांग को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिला। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया था। तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि राजद बिहार में किसी भी जनगणना कार्य की अनुमति नहीं देगा जब तक कि केंद्र जाति जनगणना की मांग पर सहमत नहीं हो जाता। वहीं केंद्र ने संसद के पटल पर कहा है कि एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना की उसकी कोई भी योजना नहीं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के उनके खिलाफ दल बदल संबंधी आरोपों को खारिज करने और दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया था। वहीं मरांडी ने दलील या देकर ठुकरा दी की शिकायतों को देरी से दाखिल किया गया। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार और सोमवार को सुनवाई की। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दिसंबर 2020 में तय आरोप दायर किए गए थे जब उन्होंने उस साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया था और सर्वसम्मत से मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। मरांडी केवल वकील RN सहाय ने कहा कि उनके खिलाफ याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं क्योंकि ये शिकायतें दल के भाजपा में विलय के 10 महीने बाद दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून में इसके लिए 45 दिनों की सीमा है। शिकायतकर्ताओं के वकील सुनील गडोदिया ने तर्क दिया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित मामलों में शिकायत दल करने की कोई भी समय सीमा नहीं है। भारतीय नौसेना का लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान P-8I सोमवार को दक्षिण हिंद महासागर में ला रियूनियन द्वीप पहुंच गया। यहां वह फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ
संभावित निगरानी करने के लिए 5 दिवसीय मिशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं नियमित रूप से अभियान चला रही हैं। भारत नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि 9 से 13 मई तक निर्धारित तैनाती के दौरान P-8I विमान क्षेत्र में सक्रिय फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ जुड़ेगा और मोजाम्बिक चैनल, दक्षिण हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्षेत्र में संबंधित निगरानी मिशन करेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी का असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आसानी के असर के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। 10 मई यानी कि आज इसके आंध्र उड़ीसा तटों से पश्चिमी मध्य उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर पूर्व की ओर भी मुड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि चक्रवात पिछले 6 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और पुरी के लगभग 590 दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर उड़ीसा से लगभग 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य और उससे सटी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्री बहुत तीव्र स्थिति की संभावना है। ऐसे मछुआरों को 13 मई तक तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, FSL टीम जांच में जुटी। सीएम मान ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मोहाली ब्लास्ट पर शुरू हुई राजनीति, सिरसा बोले बग्गा का पीछा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। दक्षिण कोरिया यू सुक योन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त बनाने का किया आह्वान। भाजपा में जयपुर बैठक से पहले संगठन में करेगी बदलाव, रिक्त पदों के लिए कई नामों की चर्चा। हेमंत बिस्वा सरकार का आज 1 साल पूरा हुआ, अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन।